This class is dedicated to for loop. Although in the previous class we have seen if condition, I'd like to say here that one more conditional statement is there, which is switch case, that we'll see afterwards. The same way, if you are starting for loop, then I must admit here that there are various types of loops like do loop, while loop, and for loop. But out of these, for loop is the best in my point of view. ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. तो फॉर लूप हम लोग सीखेंगे पहले, ताकि हम लोग अच्छे प्रोग्राम्स को बनाना शुरू कर सके. तो आइए देखते हैं फॉर लूप हम कैसे करेंगे. So before continuing, so now we'll see a very simple example in the object oriented way. It will show us that how for loop works. So we'll start with this class for loop. ये हमने नाम ही दिया for loop. And in this, we'll not make any data. We'll just make a function जिसका नाम देंगे use for. सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये भाई ये होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हैं. Meanwhile, I am typing the program and इस बीच में कुछ for loop के बारे में बताते भी जाऊंगा आपको. लूपिंग का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, और वो किसी भी चीज क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. वो एक इनपुट स्टेटमेंट हो सकता है, वो आउटपुट स्टेटमेंट हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकता है. हम प्रोग्राम में किसी भी चीज को अगर बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमें फॉर लूप का या कोई भी लूप का इस्तेमाल करना होता है. वो चीजों को बार बार रिपीट करता है. With the help of this example, you will come to know things about the for loop. ध्यान से सुनिए. मैं ये कह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम है कमांड्स डालने में. तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था कि अगर आपने कुछ भी लिखा है और इस तरह का कोई मैसेज आता है डॉस में या CMD में कि नॉट रिकॉग्नाइज, तो आपको समझ जाना है कि आपने जो पहला शब्द यहाँ लिखा है वो कोई कमांड नहीं लिखा है, या कमांड आपको लगता है कि आपने लिखा है तो स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक है, चेक इट अगेन. दूसरी बात, यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड आ रहा है. इन दोनों के बारे में हल्के में आपको कुछ बताना चाहूंगा. और उससे पहले फाइन. So I was trying to tell you that we have internal command and external command. अब हल्के में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनल कमांड वैसे कमांड्स को कहते हैं जो डॉस का अपना कमांड है, जिसके बिना, मतलब जो बेसिक कमांड्स है, जो एकदम जरूरी कमांड्स है, जो डॉस को चलाने के लिए एकदम इम्पोर्टेंट कमांड जो होता है जिसके बिना काम नहीं होगा, या बहुत बहुत वाकई में बहुत जरूरी है वो. तो वैसे कमांड्स जो होते हैं वो सीधा सीधी रैम में लोड हो जाते हैं जैसे ही हम CMD लिखते हैं. वो हर वक्त वहां पे रहता है वो सब कमांड अपना सेवा देने के लिए. अब एक्सटर्नल कमांड वैसे कमांड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं. ये कहना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते गलत होगा. इंपॉर्टेंट होते हैं मगर उनका बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज नहीं है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, वो कमांड्स थोड़े साइज में भी बड़े होते हैं. आई मीन दोज प्रोग्राम्स आर लिटिल बिगर. कमांड्स आर आल्सो प्रोग्राम्स, ओके. So they reside in the hard disk in some folder, some folder. External command कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में किसी न किसी फोल्डर में स्टोर रहता है और वहीं से वो रन करता है. और आपको अब मैं ये बता दूं कि जावा सी कमांड जो हम लोग यूज करते हैं, या जावा कमांड जो यूज करते हैं, वो
हम लोग क्यों यूज करते हैं? कंपाइल कराने के लिए, रन कराने के लिए जावा के प्रोग्राम को। तो ये डॉस का इंटरनल कमांड नहीं है, ये एक्सटर्नल कमांड की श्रेणी में आता है। और ये कमांड आपके सिस्टम में तब आता है जब आप जावा इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद भी हम लोग जावा कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको याद होगा कि हम सिस्टम वेरिएबल में पाथ में जाके java/bin ये जावा फोल्डर को वहां पेस्ट करते हैं। तो पाथ में जब हम कोई पाथ वेरिएबल में, सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में जावा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जावा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जब हम लोग प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर को कॉपी करके एनवायरनमेंट वेरिएबल में, पाथ वेरिएबल में उसको पेस्ट करते हैं, तो ये हम क्या बतला रहे होते हैं पाथ को या एनवायरनमेंट वेरिएबल को या सिस्टम को? हम क्या बतला रहे होते हैं कि भैया ऐसा है कि एक पाथ हम यहाँ आपके पाथ में डाल दे रहे हैं, एक लोकेशन, एक्सटर्नल कमांड के लिए इस जगह को आप रेफर करिएगा। और इसीलिए जब भी हम जावा सी लिखते हैं तो चूंकि वो एक्सटर्नल कमांड है, इसीलिए वो हर बार उस फोल्डर में जाकर रेफर करता है और वहां मिलता है और काम भी आपका होता है। इसीलिए हमें जावा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसीलिए हमें पाथ में जाके बिन फोल्डर को सेट करना पड़ता है, क्योंकि बिन फोल्डर कंटेन जावा एंड जावा सी कमांड्स। अब ये कुछ लोगों को समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और बाकी लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं अभी पूछ के समय वेस्ट नहीं करूंगा, कितने लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। एक बच्चा हाथ उठा रहा है, कुछ पूछना है तो पूछो बाबू। यस मिस्टर श्रेम। सर, इंटरनल स्टोरेज में, सर आप बोले इंटरनल में रैम में रहता है, तो हम लोग शट डाउन करते हैं तो रैम भी तो बंद हो जाता है सर ऑफ उस कोर्स, टाइम। बिल्कुल। तो रैम खाली हो जाता है उस समय। एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया कि इंटरनल कमांड में जितने भी कमांड्स होते हैं वो एक खास फाइल होता है डॉस का, जिसका नाम होता है command.com। ठीक है, डॉस जब ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। डॉस में एक बहुत, डॉस का एक कर्नल फाइल होता है, कोर फाइल होता है command.com। तो command.com जो फाइल होता है ना, उसी में सारे इंटरनल कमांड्स डिफाइंड होते हैं। और जब हम डॉस लोड करते हैं तो वो command.com फाइल रैम में चला जाता है। ठीक है, और जो भी कमांड हम डालते हैं वो फटाफट रिस्पॉन्ड होता है, क्योंकि रैम में सब चीज लोडेड है। बट जब हम एक्सटर्नल कमांड यूज करते हैं तो एवरी टाइम वी आर यूजिंग एक्सटर्नल कमांड, इट रेफर्स द हार्ड डिस्क, एंड दस एग्जीक्यूशन इज लिटिल स्लोअर। बट कितना भी स्लो हो, इतना स्लो नहीं हो सकता है कि हमें स्लो लगे, क्योंकि कंप्यूटर हर चीज बहुत फास्ट काम करता है। दूसरे शब्दों में इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इंटरनल कमांड सारा डॉस का इंपॉर्टेंट कमांड होता है, और एक्सटर्नल कमांड कुछ भी हो सकता है। मान लो कल के दिन तुमने कोई कमांड बनाया। कमांड क्या है यार? कमांड इज जस्ट ए प्रोग्राम। जैसे तुम देखो यहाँ पर, अब तुमको कमांड अगर समझना ही है तो देखो समझो। ई ड्राइव में हम लिखते हैं नोटपैड। देखो नोटपैड खुल गया तुम्हारे सामने, खुल गया ना भाई? तो ये नोटपैड क्या है? नोटपैड तो एक ऐप है ना, एक प्रोग्राम है जो हम यहाँ से भी खोलते हैं। नोटपैड यहाँ से खोलते हैं ना भाई। बट हम यहाँ यही चीज को कैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से खोल लिए भाई? नोटपैड लिखे, नोटपैड, नोटपैड क्या कोई कमांड है? तो अब इस नजर से देखो तो हाँ भाई, कमांड है। और वैसे देखो तो ऐप है। सर ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कमांड और ऐप एक ही चीज है क्या? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स, कमांड्स आर द प्रोग्राम्स, बट स्पेशल, दीज आर स्पेशल प्रोग्राम्स व्हिच वी कॉल्ड कमांड्स। ठीक है, तो वही चीज है। तो कहने का मतलब समझो, डॉस वॉस सीखोगे तो समझ में आएगा। तो कमांड भी एक प्रोग्राम होता है। अब कल के दिन तुमने कोई प्रोग्राम बना लिया या तुमने कोई कमांड बना लिया, तो वो तो एक्सटर्नल कमांड के ही गिनती में ना आएगा बाबू। ठीक है, तो वही डिफरेंस होता है एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड में। मान लो तुमने कोई प्रोग्राम बनाया है, सपोज कि तुमने कोई प्रोग्राम बनाया P1, और वो कुछ करता है। अब क्या करता है समझ लो, कुछ भी करता है, मगर वो P1 नाम का फाइल तुम्हारे फोल्डर में है। तो P1 तभी रन करेगा जब तुम अपने फोल्डर में रहोगे। वहां से उसको P1 लिखोगे तो वो रन करेगा, बाहर से करोगे तो नहीं रन करेगा, बोलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड। तो जब हम जिस फोल्डर में वो P1 नाम का प्रोग्राम है, उस फोल्डर को हम पाथ वेरिएबल में जाके सेट कर देंगे, जो कि हम जावा कॉन्फ़िगरेशन के समय बिन फोल्डर को सेट करते हैं। वैसे तुम अपने फोल्डर को, जिसमें कि तुमने जो प्रोग्राम बनाया वो है, उसे अगर तुम वहां सेट कर दोगे, तो फिर वो P1 कहीं से भी रन करेगा। जैसे ये नोटपैड कहीं से भी रन कर रहा है ना, क्योंकि ये नोटपैड जहां भी है वो या उस फोल्डर का पाथ में सेट किया हुआ है। चलो मैं तुम्हें पाथ भी दिखा दूं। एनवायरमेंट वेरिएबल, यहाँ देखो पाथ। ये पाथ जो है ना बाबू, यहाँ ध्यान दो,
इतना सारा लोकेशन, देखो इतना सारा CWA, दिस दैट लनफन जो भी है, ये सब जो है पाथ में डाला हुआ है, और ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कमांड अपने आप में रखा है। जैसे ओरेकल जावा पाथ में है, विंडो 32 में कुछ है, विंडोज में कुछ है, इसमें कुछ है, उसमें कुछ है, दिस में कुछ है, दैट में कुछ है। और हमारा जो जावा जो काम करता है वो यहाँ से करता है, जावा JDK बिन फोल्डर से काम करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ भी है, यहाँ 2 बार सेट किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है। तो पाथ में हम जितना बार चाहें, जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, और हर बार एक्सटर्नल कमांड के लिए सिस्टम आपका यहाँ रेफर करता है। So this is the importance, or this is few things about external and internal command. Yes, Ram, have any other thing to ask? Ram, your hand is still raised. Okay, fine. So let us Yes, now. sir. Yes, ask. Sir, I don't have to ask. Okay. Did you got your answer? चलो जावा में जाते हैं, CD class 9. Now see the command how I'm using it. First I have to go to Java, then I wrote CD Java, Java में गया, उसके बाद हम class 9 में जाना चाहते, फिर CD class 9 लिखे आ गए, वहाँ dir करेंगे। ये सब CD, MD, dir ये सारा इंटरनल कमांड है, आपको दिखला रहा है। तो अभी हमने जो फाइल बनाया for loop, F वाले कॉलम में देखो, हाँ ये अल्फाबेटिकली अरेंज रहता है। ये for loop डॉट जावा नाम का एक फाइल बना है 11:58 में 13 तारीख को। अब इसे कंपाइल कराएंगे, और इसमें जो भी त्रुटि होंगी, आप में से कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें त्रुटि है, चलो देखते हैं क्या त्रुटि है। इसमें बहुत सारा त्रुटि है, तो देखो एक्चुअली चलो अच्छा एरर को आने दो, ठीक है, वहीं पर मत सुधारो, सीखने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर पढ़ो एरर्स को। इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये बोल रहा है इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इलीगल ये वो दिस दैट अंदाजी बोल रहा है। तो यहाँ पर तुमको 8 एरर दिखा रहा है, मगर आप समझिए कि यहाँ 8 एरर्स नहीं है, ये कोई एक एरर के चलते 8 एरर दिखला रहा है। तो अब हमको समझ में आ गया है, इलीगल स्टार्ट जहां लिखा तो समझो कि हम एक फंक्शन नया शुरू कर रहे हैं गलत तरीके से। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन हमने शुरू किया है जिसका नाम है यूज फॉर, उसे हमने शुरू तो किया है, ये कर्ली ब्रेस इंडिकेट कर रहा है कि उसे हमने शुरू तो किया है, बट हमने बंद कहाँ किया है। तो चल भैया इसको बंद कर दो। ये कर्ली ब्रेस तो फॉर लूप का है, फॉर लूप शुरू हुआ और ये बंद हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक एरर दिखा जिसे हमने सुधारा, डिबग किया और सेव किया, और वापस आइए आप dir करके देखिए, सेव टाइम देखिए फिर क्या हो गया, 12:13। अभी अभी हमने सेव किया फिर से। अब फिर इसे कंपाइल कराएंगे तो सब ठीक है, अब कोई लफड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद भी dir करके देखिए। नाउ यू सी वन थिंग दैट for loop डॉट क्लास बना एक, तो जब भी हम किसी जावा फाइल को कंपाइल कराते हैं, अगर वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो उस नाम का एक क्लास फाइल बनता है। समय देखिए 12:13 में। यही है हमारा ऑब्जेक्ट कोड, यही रन करेगा, यही है मशीन फॉर्म में। इसको रन कैसे करेंगे, उसके लिए जावा कमांड है, ये भी एक्सटर्नल कमांड है। फिर लिखेंगे क्लास का नाम जो कि है for loop डॉट क्लास, लिखने का जरूरत नहीं है। ये देखो ये कुछ आउटपुट दिखा रहा है हमें, आउटपुट यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये आउटपुट यहाँ से किस तरह से शुरू हो रहा है उसको अब हम लोग समझेंगे, ये है जरूरी पार्ट। अब ये आउटपुट क्यों आ रहा है इस तरह से, ये हमारा मुद्दा है समझने का। अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खास करके उन लोगों को जिन लोगों का भी लूप क्लियर नहीं है। तो देखो बाबू, हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। यह मेन फंक्शन हमारा पहला काम क्या हो रहा है, पहला काम हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट 1 बन रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट 1। फिर ऑब्जेक्ट 1 के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यूज फॉर नामक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यूज फॉर फंक्शन कौन है भैया, ये है यूज फॉर फंक्शन जिसे हमने बनाया है, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी क्या है, इसमें क्या करने का आदेश दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई फॉर लूप चलाओ। अब आते हैं हम लोग फॉर लूप में। फॉर लूप, अब इसके बारे में बहुत कुछ समझने का वक्त है। लूपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, लूप करना। जैसे मैदान में अगर तुम चक्कर लगा रहे हो, इफ यू आर जॉगर, इफ यू आर रनिंग, एक्सरसाइज कर रहे हो, रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो मैदान के गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, तो तुम ये एक लूप कर रहे हो। ठीक है, तुम एक रोटी बनाने के बाद फिर दूसरा रोटी बेल रहे हो, तीसरा रोटी बेल रहे हो, तो ये भी तुम एक लूप के आधार पे काम कर रहे हो। ठीक है, तुम
एक नॉर्मल रूटीन डेली फॉलो करते हो, रोज सुबह उठते हो, एक ही काम करते हो, फिर दूसरे दिन फिर सुबह उठते हो, फिर एक ही काम करते हो, फिर तीसरे दिन सुबह एक ही काम, ये भी एक लूप हो गया। जब तुम अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हो, गलत पासवर्ड डालने के बाद फिर तुमसे एक सिस्टम पूछता है कि भाई तुमने गलत पासवर्ड डाला है या पैटर्न तुमने गलत डाला है, फिर तुम पैटर्न ट्राई करते हो, या फिर तुम गलत डाल दिए तो फिर तुम पैटर्न ट्राई करते हो। तो ये भी एक तरह का लूप है। जब तुम एटीएम जाते हो, वहां पर पिन डालते हो, पिन गलत डालते हो तो फिर से बोलता है पिन गलत है भैया, फिर से डालिए, तो ये भी एक लूप है। तो इस तरह से बहुत सारा एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है फोर लूप का एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में, आपके डेली लाइफ में, द डिवाइसेस दैट यू आर यूजिंग, ये लूप है जो ये सब करवाता है। अब जैसे तुम स्मार्टफोन का ही एक उदाहरण लो कि अगर तुम 5 बार या 6 बार जो भी उसमें सेट किया हुआ है, जितनी बार का लूप लगा हुआ उतनी बार तुमसे पैटर्न मांगेगा, उसके बाद क्या होता है, लॉक हो जाता है, उसके बाद फिर जाकर वो खुलवाना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, कैसे चलेगा, यही आपको समझना है। तो देखो, फोर लूप जो है, फोर लूप जो है वो 3 भागों में बटा होता है। यह है हमारा पहला भाग, जहां हम i(0) लिख रहे हैं। यह है हमारा दूसरा भाग, और एक भाग ये सेमीकोलन से सेपरेटेड होता है, जहां हम लिख रहे हैं दूसरा भाग में i< 10, और यह है हमारा तीसरा भाग। यह है फोर लूप का डिजाइन, यह है फोर लूप का प्रारूप। तो अब तीनों भाग का काम क्या है भाई? पहले भाग का काम है कि लूपिंग कहाँ से शुरू करना है वो हम बतलाते हैं, और ये काम हमेशा ही एक वेरिएबल के जिम्मे होता है। और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल को ये जिम्मा दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उस वेरिएबल का नाम हमने दिया है आई। तो इस केस में जो लूप वेरिएबल है, जो सारा लूपिंग का काम को अच्छे से करेगा, वो लूप वेरिएबल का नाम है आई। तो आई के अलावे और भी कुछ हो सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये एक अक्षर का ही हो जरूरी नहीं है, आपका कितना भी अक्षर का ही हो सकता है, बड़ा भी वेरिएबल नेम हो सकता है। तो बट वेरिएबल नेम शुड बी ऑलवेज नॉट दैट लॉन्ग। तो ये तो हो गया कि पहले में हम बताते हैं कि कहाँ से गिनती शुरू करना है, या लूपिंग जैसे हम लोग को मैदान का 4 चक्कर लगाना है, तो हम लोग शुरू करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसा नहीं ना है कि 4 चक्कर लगाना है, पहले ही घूमे बोले 4, ये नहीं। तो वही बता रहे हैं कि 0 से काउंटिंग शुरू होगा। तो क्या 0 से ही कर सकते हैं, कहीं से भी नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कहीं से भी कर सकते हो, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे इसे। फिर हम बता रहे हैं टारगेट, कि कहाँ तक जाना है, और वो टारगेट हम कुछ इस तरह से बतलाते हैं। अगर हमें लूप को 10 तक चलाना है और 0 से शुरू हो रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टाइम्स ये लूप चलेगा, 11 बार, क्योंकि ये 0 से चल रहा है, 0 से 10 तक। 1 से 10 तक चलता तो 10 बार चलता। इसको लिखने का तरीका ऐसा क्यों है भाई? यहाँ हम एक्चुअली एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको इफ कंडीशन के समय भी बताया था, या यूं कहे कल ही बताया था, कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है हमेशा ही। तो यहां पर भी वही चीज है, लूपिंग तभी संभव होगा, या लूपिंग तभी होगा जब ये रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तभी लूप होगा, अदरवाइज लूप नहीं होगा। तो लूप होगा मतलब ये कि ये है लूप का ब्लॉक, इस करली ब्रेस से इस करली ब्रेस तक, ये है लूप का ब्लॉक, और ये है वो चीजें जो लूप के अंदर हैं, और ये चीजें हर बार होंगी जब ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा। जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, तब तक ये काम रिपीट होता रहेगा, तब तक ये काम रिपीट होता रहेगा। और ये 3 ही काम हम दिए हैं, तीनों आउटपुट दिए, तो ऐसा नहीं कि आउटपुट ही होगा या 3 ही काम, कितना भी दे सकते हो, 3,000, 3 लाख, 3 करोड़, जो भी चाहो इतना, वो सारी चीज हो सकता है इसमें। तो ये तो हो गया कि इसको ऐसे हिंदी में पढ़ोगे तो ये तुम्हें ज्यादा सरल सुविधाजनक लगेगा, कि भाई लूपिंग तब तक करो जब तक कि i इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसको ऐसे ही पढ़िए आप लोग, लूपिंग तब तक करना है जब तक कि i इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि i का वैल्यू जब तक 10 से छोटा है या 10 के बराबर है,
तब तक ये लूपिंग को करते रहना है, तब तक ये ट्रू होगा और तब तक ये सब करते रहना है। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू तो 0 है। आई का वैल्यू 0 है तो ये ट्रू हो जा रहा है क्योंकि आई का वैल्यू 10 से छोटा है, तो ये काम होगा। ठीक है, ये तो होगा भाई। ये थर्ड पार्ट क्या है? ये बताता है कि आई का वैल्यू में इजाफा करना है तो कितना करना है। हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या कुछ नहीं भी कर सकते हैं। मैं ये तीनों चीज आपको दिखलाऊंगा। तो यहाँ पर आई प्लस का मतलब है, ये मैं कमेंट में लिख के बता रहा हूँ, आई इक्वल्स आई प्लस 1। ये है इसका मतलब। यानी आई इक्वल्स आई प्लस 1 को हम लोग शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखते हैं। इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं, प्लस प्लस। ये कुछ खास नहीं करता है, ये बस आई वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल जो हम लिखेंगे उसका एक बढ़ा देता है। वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक बढ़ा देता है। तो एक बढ़ा देता है मतलब आई का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ चेक किया कि भाई हाँ 0 है जो कि छोटा है, तो ये काम किया, ये पहले इस काम को करेगा, और जब तक इधर ये काम चल रहा है तब तक हमारा आई का वैल्यू एक बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 1। तो चलो फिर देखते हैं इसको। आई का वैल्यू 0 है, ये क्या करेगा? ये चेक किया इसको, ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि आई का वैल्यू 10 से छोटा है, ये काम करेगा। देखो यही काम कर रहा है यहाँ पर। देखो पहला चीज, वैल्यू ऑफ आई इज 0। वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, वो 0 है। फिर लिखा गुड मॉर्निंग, और फिर लिखा आई इंटू 3, यानी आई का जो भी वैल्यू है जो कि 0 है, जो यहाँ हम देख भी रहे हैं, उसमें 3 गुना कर दिया है। तो 0 इंटू 3 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 दिखाया। और जब तक ये प्रक्रिया चल रहा है तब तक आई का वैल्यू 1 बढ़ चुका है इसकी वजह से। यहाँ अब दोबारा नहीं जाएगा, इसका काम पहले ही बार में रहता है। एक ही बार यहाँ रीड करता है, उसके बाद यहाँ दोबारा कभी नहीं जाता है। अब फिर हर बार वो खाली कंडीशन चेक करता है कि आई का वैल्यू क्या वाकई अभी भी 10 से छोटा है। तो आई का वैल्यू अभी क्या हुआ है? बढ़ने के बाद 1 हुआ है, जो कि 10 से छोटा है। ये कंडीशन अब ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया, तो फिर नीचे आया। फिर नीचे आया तो क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आई अब की 1 हो चुका है। देखो यही 1 लिख रहा है। फिर ये चीज रिपीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग, सब रिपीट, सब चीज कर रहा है, मगर कुछ एक चीज कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। जैसे गुड मॉर्निंग फिक्स है, वैल्यू ऑफ आई ये स्टेटमेंट फिक्स्ड है। बस बदल क्या रहा है? आई का वैल्यू बदल रहा है, जो कि बदला है। और आई का वैल्यू को हम 3 से गुना किए तो क्या हुआ? 3 लिखा यहाँ पर। फिर जब तक ये इधर काम हो रहा है तब तक आई का वैल्यू एक और बढ़ गया, वो हो गया 2। 2 हो गया तो फिर वो ऊपर गया। ऊपर गया तो फिर चेक किया कंडीशन कि क्या आई इज लेस देन 10, तो वो 2 है, ऑफ कोर्स हाँ लेस देन 10, ट्रू हो गया। फिर से फिर नीचे आया, फिर वैल्यू ऑफ लिखा 2, फिर लिखा गुड मॉर्निंग, और फिर लिखा आई इंटू 2, सॉरी आई इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 दैट इज 6, इसीलिए यहाँ 6 लिख रहा है। जब तक ये काम हो रहा है तब तक आई का वैल्यू एक और बढ़ गया इसकी वजह से, अब वो हो गया 3। तो अब लिख रहा है का वैल्यू 3, गुड मॉर्निंग, और 3 3 9। फिर ये लूप चलते रहा चलते रहा, 4 हुआ, 4 का पहाड़ा, ये समझ 3 का पहाड़ा लिख रहा है, 4 3 12, फिर ये हुआ 5 5 3 15, 6 3 18, और इस तरह से कहाँ तक जा रहा है? देखो 10 तक जा रहा है। और 10 तक जाने के बाद वो आई में एक बढ़ाया, जब तक ये 10 के लिए कर रहा था काम, आई में बढ़ा तो आई का वैल्यू हो गया 11, और 11 हुआ तो फिर इसको चेक किया तो नहीं काम बढ़ा गया, और इस तरह से कहानी हो गया खत्म। तो ये लूप हमारा चल गया, और इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस इस वजह से हुआ। तो डियर चिल्ड्रंस, दिस वाज वेरी सिंपल वर्जन ऑफ फॉर लूप, बट येट दिस इज द बेसिक वर्जन एंड द मेन वर्जन ऑफ फॉर लूप। हर काम फॉर लूप में यही वाला वर्जन से होता है, हालांकि 2-3 वेरिएशन इसका और है जो मैं आपको दिखलाऊंगा, बट मेनली यही है। और आपका क्या काम है? आपका काम ये नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, आपको इसको पूरा समझना है। आपके मन में ये आना चाहिए कि यस आई हैव गॉट इट 100%, मैंने इसे 100% आज सीख लिया है। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता है, बट जिन लोगों को पता नहीं है वो इसे 100% जब तक फीलिंग ना आए तब तक प्रैक्टिस करते रहना। क्योंकि बाबू इफ कंडीशन के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, इस कंडीशन और लास्ट डे आई हैव टॉट यू, सो यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ इफ एंड फॉर, एटलीस्ट दिस द बेसिक। तो नाउ इट्स योर टर्न. If there queries are there, then you may ask. So few queries are coming. Can we write only int I instead of int I equals 0 because default value is 0? This is a very curious question. So let us try this. मेरे ख्याल से ये मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है, बट चलो ट्राई करके देखते हैं। उम्मीद है कि काम नहीं होगा, फिर भी देखो यहाँ एरर दिखला रहा है। तो यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर
बता रहा है कि वेरिएबल आई मस्ट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो ये बोल रहा है कि ऑल्दो द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, वी ऑल नो दिस, बट येट व्हाट, बट येट व्हाट, ये देखो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। ये कह रहा है, तुम्हारा कहना ठीक है कि डिफॉल्ट वैल्यू तो कुछ ना कुछ होता है, 0 होता है, ऑफ कोर्स होता है, तो 0 लिखना की क्या जरूरत है, मगर इसको स्ट्रॉन्ग टाइप्ड बोलते हैं, मतलब बढ़िया से बनाया हुआ सिस्टम ना। ये भले ही डिफॉल्ट में 0 रहता है ना, मगर फिर भी आपको बताना पड़ेगा, जिससे होता क्या है कि मतलब हर चीज आपके कंट्रोल में रहता है। तो आप शुरू करो इसको, जैसे हम यहाँ देखो कोई भी देना है, जरिए बोलते 6 से शुरू करते हैं, सेव करो इसको, फिर इसे कंपाइल करो और फिर इसे रन करो। देखो लूपिंग 6 से शुरू हो रहा है, तो आपको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू देना है, यू कैन नॉट स्किप दिस पॉइंट। तो आपको अब यहाँ पर जीरा नहीं करना है कि नहीं सर अब तो बोले सर डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहता है तो फिर हम क्यों दे रहे हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं होना है कोई चीज में, फ्लेक्सिबल आपको भी रहना है। तो जब ये कंपाइलर कह रहा है कि ना वो यहाँ पर आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको स्कूल में ये बोला जाता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको लाइन से ही कहीं आना जाना है, तो आपको करना चाहिए। आप हर चीज के लिए सवाल मत करिए क्यों है क्यों है, आप गहराई से जाके देखिएगा तो हाँ जरूरी है, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई these things are there. So although your logic was very nice, next question is coming and we have less than 1 minute time. Instead of I++, can we write? Yes, of course you can write this. चलो यहाँ करके देख ले।